गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं? ठीक है सर। हाँ मैम, अच्छे आवाज़ आ हैं, रही है अभी? काफी अच्छे। जी सर। हाँ हाँ मैम, एक्चुअली आज मैं होम टाउन से बाहर हूँ। तो किसी दोस्त के यहाँ आया हूँ, तो उन्हीं के रूम से थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ। बैक टू बैक मैंने रखा शेड्यूल किया होता है इंटरेक्शन। अच्छा अच्छा। जी जी। तो आई थिंक शुड वी स्टार्ट? यस सर। ओके ओके। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग जो टॉपर्स इंटरेक्टिव सेशन है, उसमें हमारे साथ जो जुड़ रही हैं वर्षा जी हैं, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल के जो बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन है उसमें जो है एक बहुत ही अच्छे रैंक से टॉप भी किया इन्होंने, और रैंक इज़ वेरी गुड। सो स्वागत करते हैं हम सभी जो है वर्षा जी का, और आप सभी का भी स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो मैम की जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और बाकी जो इनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो स्ट्रगल्स रहे हैं, और आने वाली जो जनरेशन हमारी क्या सीख सकती है, वो सारी चीज़ों पे जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो वर्षा जी, स्वागत है आप सभी का, आपका एक बार इस प्लेटफॉर्म पर। जी मैम, थोड़ा थैंक यू सा सर, थैंक आप यू। अपने बारे में थोड़ा अगर इंट्रोड्यूस कर पाएं लोगों को, और आपकी जर्नी कैसी रही मैम, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर मैंने बी फार्मा की डिग्री बीआईटी मेसरा से की थी। जी जी उसके मैम। बाद वहीं से मैंने जीपैट क्वालिफाई करने के बाद में मास्टर्स भी मैंने वहीं से किया, बीआईटी मेसरा से ही। जी जी और उसके बाद बीआईटी में ही मुझे फाइनल ईयर मास्टर्स में मुझे जॉब लग गई थी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। जी जी मैम। सीटीएस कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, कई लोग जी जानते जी। होंगे। हाँ जी जी। तो में मैंने 1 साल करीब जॉब की थी। जी फिर कुछ फैमिली कंडीशंस बहुत बुरी थी मेरी, तो कुछ रीजन से मैं मुझे था स्विच करना था, या तो बिहार या झारखंड में आना था। जी तो जी। उसी टाइम पे एक वैकेंसी आई हुई थी सीसीएल की, फार्मासिस्ट की जी जी वैकेंसी मैम। थी। तो मुझे वहां से मैंने अप्लाई अप्लाई किया, तो सीसीएल। फार्मासिस्ट वाले सीसीएल वैकेंसी में झारखंड में मैं मैम जो है, सीसीएल सिलेक्शन। झारखंड। हाँ जी, हाँ जी, जी जी मैम। सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो हाँ हाँ जी उसमें मैम। मैंने क्वालिफाई, मैं मेरा क्वालिफाई हो गया उसमें, इंटरव्यू वगैरह भी। तो जी मैम। फिर वहां पे मैं 1 साल वहां केस में जॉब किया मैंने। उसके बाद यहाँ ज्वाइन कर लिया 2015 में। जी जी मैम। फिर 2015 से लेके अभी तक मैं यहीं पे हूँ, सीसीएल में ही हूँ, रामगढ़ में पोस्टेड हूँ। जी जी और मैम। इस बीच में मैं सर बहुत शुरुआत से ही, ऐसे तो सबका ही सपना होता है बी जी फार्मा मैम। में जिस दिन फर्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम होता है बच्चों का, उसी दिन पता होता है लोगों को कि अब बी ड्रग इंस्पेक्टर तो बन जाना है। जी जी बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल वो एक सपना काफी ड्रीम जॉब है सभी। पहले से था सर। पर तो फिर वही इसीलिए हमेशा लगे रहते थे पढ़ने में, पर वैकेंसीज ज्यादा आती नहीं थी। और जी हमारे पास वो एक्सपीरियंस था नहीं 18 मंथ्स का, जो सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर में चाहिए होता है। जी तो इसी रीजन से भर नहीं पाते थे उसका। तो अभी बिहार वाला जब आया बीपीएससी डीआई का वैकेंसी, उसमें जब अलाउ किया गया वापस से कि आप बिना एक्सपीरियंस वाले भी भर सकते हैं, जी जी तो जी। उस टाइम पे हमने अप्लाई किया था। फिर 1 महीने के पीरियड में एग्जाम हो गया। फिर अब तो फिर तो आगे का प्रोसेस तो सब लोगों को पता ही है। जी 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 जी। मैम, क्योंकि मैं लिस्ट में देख रहा था आपकी 19th रैंक ओवरऑल मेरिट में है। सो ये एक बहुत ही इट्स अ बिग अचीवमेंट, ये नॉर्मल थिंग नहीं है, और खास करके हम सभी का ड्रीम होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो फैमिली में कैसा जी सर। रिएक्शन था? अभी आपको कैसा लग रहा है जो आपकी सिचुएशन रिजल्ट के पहले थी, और रिजल्ट के बाद में कुछ चेंजेस? तो चेंजेस तो है। जी जी। काफी खुद का तो अपना सपना तो पूरा हुआ ही है। जी जी। पेरेंट्स का भी सपना पूरा हो गया है, और फैमिली मेंबर्स तो काफी खुश हैं। मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहा है मुझे, जी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई को लेके। जी तो जी। उनका भी एक तरह से सपना ही पूरा हुआ है। बिल्कुल मैम, और बिल्कुल। यहाँ ऑफिस में भी काफी सब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज को कि बिल्कुल बिग मैम। अचीवमेंट है। तो अच्छा लग रहा है सर, काफी। बिल्कुल अभी तो मैम। फिलहाल 2-3 दिन से काफी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ गिने चुने सेलेक्टेड लोग होते हैं जो लकी होते हैं। तो डेफिनेटली ये जब चीज़ें आपके लाइफ में होती है तो आपको एंजॉय भी करना चाहिए। कुछ वर्ष पहले जी मैंने भी सर। एंजॉय किया था इस फेज को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो टीम और थोड़ी सी बड़ी हो, और हमारे फील्ड में जो है थोड़ा सा बेहतर काम किया जाए और एक्सपेंड किया जाए, जितने लोग के ड्रीम है। जब हमने अचीव कर लिया है तो और भी लोग अचीव करें धीरे धीरे। तो एक मुहिम हमने जी चलाई हुई है कि लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। हमारा तो वैसे एक्सपीरियंस अब हम शेयर ही करते हैं, लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है, अभी जो चैलेंजेस है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले की तुलना में। सो वही कहते हैं ना कि जो मॉडर्न प्रॉब्लम नीड्स मॉडर्न सोल्यूशन, तो हम लोग उसी अप्रोच पे भी काम कर रहे हैं। मैम, बहुत सारे बच्चे हैं ना जो ये इंटरेक्शन में करने वाले, बच्चों के क्वेश्चंस इनफैक्ट होंगे वो सारे, मेरे क्वेश्चन कुछ होंगे, लेकिन बच्चों के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे यहाँ बैचेज में रजिस्टर्ड हैं, और ये सब सारे लोग। तो उसमें मैम
जैसे रिवीजन का कितना रोल होता है मैम, रिवीजन कैसे किया जाए स्मार्टली, क्योंकि होता क्या है कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें भी बहुत सारे पढ़ते हैं और दब जाते हैं शायद उसी में, तो रिवीजन हो नहीं पाता, बड़ा टिपिकल हो जाता लास्ट टाइम पे। तो लास्ट टाइम पे कैसे रिवीजन करें, ये थोड़ा सा मैम बच्चों का क्वेश्चन रहता है। सर रिवीजन के लिए तो मैंने क्या किया था कि पहले के तो मेरे तो पास आउट हुए काफी टाइम हो गया था, तो हमारे जो क्लास नोट्स थे वगैरह तो बहुत कम ही बच गए थे जी अच्छे सिचुएशन में। ऊपर जी से आपने जैसे बोला अभी कि चैलेंजेस बहुत ही अलग हो गए हैं अभी के टाइम पे, तो जी उस हिसाब से करने के लिए हमारा हमेशा ही ये रिवीजन के लिए तो आपको पढ़ना ही होगा, बार बार पढ़ना होगा किसी चीज जी को। अब जैसे कोलॉजी के लिए, फार्माकोलॉजी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को उसी में होती है सबसे जी ज्यादा, क्योंकि वास्ट है उसका जी जी सिलेबस। तो उसके लिए मैं हमेशा ही जब भी बुक पढ़ती थी तो कोई भी चैप्टर पढ़ती थी तो उसका हमेशा मैं लिखती थी। रिविजन के जी लिए वो बहुत जरूरी होता है, आपको याद बहुत ज्यादा होता है। तो जी हमेशा जब भी वो कोई एक चैप्टर उठाया उसको लिखती लिखती थी पॉइंट वाइज, कुछ कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, जी मैम। और उसको फिर वो नोट्स को रखती थी कुछ दिन तक, भले ही हमेशा के लिए ना रहे। और उसको उसी को बीच बीच में देखते रहना होता था। और उसका भी एक शेड्यूल बना रखा था जी कि जी आप 15 दिन के बाद में मतलब एक शेड्यूल रहता था कि या तो कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको 15 डेज के बाद में वापस से एक बार ही गो थ्रू करना है, वो नोट्स को करना है। फिर जी वैसे करते रहते थे। और लास्ट मोमेंट पे तो फिर वही सारे नोट्स, छोटे छोटे नोट्स जो रहे, और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं सर, आपका प्लेटफॉर्म भी है, जी उससे मुझे काफी हेल्प मिली है। जी वो मैम। क्योंकि ऑफिस के साथ में मतलब एक वर्किंग इंसान को बहुत कम टाइम मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए। जी तो जी मैं हमेशा ही ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते थे, आप इनोवेटर्स अड्डा के या और भी एक दो प्लेटफॉर्म्स के, तो उसके जी मैं हमेशा ईयरफोन लगा के मैं हमेशा ही सुनती रहती थी। जी वो जी शॉर्ट वीडियोस जितने भी आते हैं वो सुनते रहना, फिर उसका एक नोट्स बना के एक फाइल बना रखी थी, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ भी अगर ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं तो उसका एक अलग से फाइल बना हुआ था, जी उसको जी बीच बीच में देखते रहने थे, फिर वो तो हो जाता है, उसी से होता है। जी जी मैम। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। अभी हमने थोड़ा सा कुछ यूजर एक्सपीरियंस को बेहतरीन करने के लिए टूटैक्सो अकेडमी के नाम से सारे प्लेटफॉर्म को यूनिफॉर्म कर दिया है। और अभी जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको एक अलग एक्सपीरियंस बेहतरीन मिल रहा है उस पर। कई सारे हमने सेशंस भी किए हैं हमारे जो यहाँ के। अभी ये जो बीपीएससी के रिजल्ट जो टॉपर हैं कुंदन जी, वो हमारे यहाँ से ही हैं, और फर्स्ट रैंक भी आई है उनके, और वो यूपीएससी में भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो जी सर जी। से भी बात हुई है, और एक अच्छा रिजल्ट रहा है मैम। आउट ऑफ 55 सीट जो है 12 के आसपास जो है हम लोग ट्रेस कर पाए रिजल्ट के, 12 के आसपास बच्चे हैं। और इसमें मैम कुछ चीज़ें जैसे, क्योंकि जो ड्रग इंस्पेक्टर की जर्नी होती है मैम, काफ़ी लंबी भी किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए साल भर, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल। क्योंकि जो डीआई की वैकेंसी है वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आती है, वो हमेशा रेगुलर नहीं आती है। तो इसमें बहुत सारे अप जी एंड डाउन्स भी आते हैं, तो उस चीज़ को कैसे हम लोग टैकल करें। अगर डाउन फेज चल रहा है तो फिर कैसे अपने आप को टैकल करें। कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, 10-12 घंटे भी पढ़ लेते हैं। कभी हम नर्वस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे फेजेस में कैसे टैकल करें मैम, ये थोड़ा सा शेयर करें अपना सर, आइडिया। इस चीज के लिए मेरा एक ही फंडा है, जी दो वर्ड्स हैं। एक कंसिस्टेंसी, जी और दूसरा कि आपको कभी हार नहीं माननी है। जी मैम। मेरा जो मेरे साथ जो हुआ उसके लिए तो मैं हमेशा मैं फील करती हूँ उस चीज को कि जी आप अगर किसी चीज को के पीछे पड़ जाओ कि आपको चाहिए ही है, और जी आप हार मत मानो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए। बहुत जी सारे सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, हर किसी के लाइफ में होती है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, खराब से जी खराब समय भी आता है। लो बिल्कुल। फेज भी, जितना भी लो फेज आ जाए, आपको अपना एम हमेशा याद होना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो, आपको करना है। अगर आपको करना है, आप डेडिकेटेड हो, तो कहीं ना कुछ तो भगवान भी साथ देते ही हैं, कैसे बिल्कुल ना मैम कैसे बिल्कुल। करके हो जाता बिल्कुल मैम बिल्कुल। है। मेरी तो काफी लंबी जर्नी रही है सर, मैंने बहुत जी कुछ देखा है लाइफ में, बहुत ही ज्यादा। जी लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक चीज के लिए हमेशा लगी रहती थी, और ऐसा नहीं कि उसके पीछे जिंदगी खत्म हो जाए ये सोच के साथ कभी कुछ नहीं करना चाहिए। पर जी हाँ, ये हमेशा रखना चाहिए कि याद रखना चाहिए कि हमारा एम क्या है। तो अब कभी अगर कोई फेज ऐसा आया कि 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए दुख मनाने से अच्छा है नेक्स्ट डे हम वापस से 6 घंटे में, 8 घंटे में धीरे धीरे उसको करके रिकवर बढ़ा कर लें लें। उस। जी जी हाँ, बस हाँ मैम, ये जो एक बड़ा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
हाँ हाँ मैम, एक कॉमन पॉइंट आपने डिस्कस किया कि मतलब अगर आपका एम क्लियर है ना, तो वो दैट इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, क्योंकि आपको पता है कि सबके जी। लिए मोटिवेशन सोर्स अलग हो सकता है। किसी के लिए कि मुझे अपनी फैमिली को जो है बैकग्राउंड को थोड़ा सा उठाना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बढ़ना है, मेरे पीछे जो मेरी फैमिली है उसको अपग्रेड करना है, बहुत सारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकते हैं। सो मेरा भी ये बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि आपका एम क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट मैम आपके डिस्कशन से भी निकल के आया कि इसमें जिस चीज़ के लिए आप शिद्दत से मांग रहे हैं उसके लिए शिद्दत से लगिए भी आप, बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के लिए। उस चीज़ के पीछे पड़ना पड़ता है एक्चुअली, अगर हम चाहते हैं उस चीज़ को तो। लेकिन मैम कभी वो तो है। कुछ कुछ ऐसी सीरीज है इंटरनेट पे, वहां पर थोड़ा सा ये रहा कि हमें एक प्लान बी भी रखना चाहिए अपने लाइफ में। तो कुछ लोगों का ये मानना हाँ। होता है कि अगर हमारे पास एक ही प्लान है तो हम 100% उस पर एनर्जी लगाते हैं। कुछ लोगों का रहता है कि चलिए अच्छा लाइफ में ये नहीं हुआ तो ये तो कर ही लेंगे। तो मैम आपको क्या लगता है, क्या हमें प्लान बी रखना चाहिए या फिर प्लान ए को स्ट्रांगली काम करना चाहिए 100% उस पर? कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है मैम आपको? थोड़ा सा तो सुझाव देना प्लान, चाहूंगा। सर सर प्लान बी के बारे में मैं हमेशा ही ये सोचती हूँ कि प्लान बी अगर आपने रखा है जी और प्लान बी आपके पास है, तो वो आपको प्लान ए को अचीव करने के लिए ही हेल्प करेगा। जी जी क्योंकि एक फेज आएगा आपके लाइफ में, प्लान ए जब अगर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नहीं अचीव कर पा रहे हो जो आपने इस गोल सेट कर रखा है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। बहुत ज्यादा टेंशन होती है, आसपास के लोग, पास पड़ोसी, फैमिली, इवन फैमिली भी सिर्फ सपोर्ट नहीं करती है एक टाइम के बाद पे। अगर आपके पास प्लान बी है, तो आप प्लान बी में जाके, अब मतलब जो भी जॉब मिल रही है आपको प्लान बी के हिसाब से, जी उसको मैम। आप पकड़ लो और उसके बाद भी प्लान ए के लिए लगे रहो। जी मैंने तो सर यही किया है, मेरी लाइफ में यही है कि मैं हमेशा ही एक, जो ऑप्शन मेरे पास सामने होता है, मेरी जी मम्मा हमेशा कहती हैं कि जो सामने है उसको पकड़ो, जी और बाकी जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो। जी जी। तो तो प्लान प्लान बी बी। तो मेरे लिए वही है सर, तो हाँ मैम, सामने है उसको पकड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लान बी हो सकता है, लेकिन उस प्लान बी को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसका यूज पूरी तरीके से प्लान ए पर हो। यही तो पर वो चीज। जी 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 मैम। आ, बहुत सारे मैम, क्योंकि कोविड के बाद ना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। जैसे हम लोग का प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन, वैसे पहले हम लोग तो पढ़ा रहे थे टीचिंग में, बट ऑनलाइन के बाद एक अलग एक्सपीरियंस हमें भी करने को मिला जिसको शायद ही हमने कभी ऑब्जर्व किया हो। तो ऑनलाइन की दुनिया आई, उसमें बहुत सारे फायदे भी हुए कि बहुत दूर दराज के लोग कहीं भी आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट मेंटर से आप मेंटरशिप ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। ऐसा लोगों का कहना है, बार बार शिकायत करते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है एम को अचीव भी कर पाते हैं। तो मैम ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला फंडा है इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए? अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ते भी हैं तो ऐसा क्या किया जाए कि, क्योंकि बच तो सकते नहीं इससे, तो मिनिमाइज कैसे इसको किया जाए? तो डिस्ट्रैक्शन को मैं दो तरीके से ले रही हूँ। एक जी तो पहला कि जब आप, हम ऑनलाइन होते हैं जब भी, तो हमारे पास एक डिस्ट्रैक्शन होता है कि आपको जो चीज पसंद है, जैसे कुछ भी एंटरटेनमेंट की चीज अगर पसंद है, जी तो जी आप वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो क्यों वो कुछ खुल जाता है, एक बार यूट्यूब खुल जाता है, उसके शॉर्ट्स लोग घंटों घंटों देखते रहते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल। सबको ये वाली बीमारी अभी है। बिल्कुल मैम, मैं और कई बार दूसरी खुद स्टक डिस्ट्रैक्शन हो ये चुका हूँ होती इसमें। है, सब मेरे साथ भी होता है। जी जी तो ये वाले डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तो सर मोबाइल में ही बहुत सारा और भी एप्स वगैरह ही आते हैं जी कि जी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए बीच में अचानक अलार्म बजेगा, 1 घंटे का वो है, तो 1 घंटे के अंदर अलार्म बज जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। वो तो बिल्कुल अलग चीज है, वो कोई भी खुद को टैकल कर सकता है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन एक क्या होता है सर, कि जब हम लोग ऑनलाइन, जैसा आपने बोला कि ऑनलाइन अभी जब प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हो गए हैं। जी जी जी। हमारे पास बहुत सारे, एक ही टॉपिक पे कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल यस हैं। यस तो यस। आज बच्चे क्या करते हैं ना, कि एक वीडियो देखा, फिर उसके बाद किसी और का वीडियो देखते हैं, फिर उनके क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, वो जी जी। कंपैरिजन करने लगते कंपैरिजन हैं करना, कि हाँ हाँ ये हाँ। वाला बेटर है या वो वाला बेटर है। सर हम्म। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि टीचर्स हमेशा अच्छा ही पढ़ाते हैं, सही जी पढ़ाते हैं। जी उन्होंने बहुत समय दिया है उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, तो वो कुछ ना कुछ तो हमें, हमारी अपनी जो नॉलेज है उससे ज्यादा दे रहे हैं। जो मिल रहा है उस पे स्टिक करना चाहिए, जी और जी। उसको ही लेके अपना सेल्फ स्टडी, मेन तो सर जो भी होता है आपको भी पता है, रिविजन इज द की। यस मैम, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। करना है तो चाहे कहीं भी आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, आपको रिविजन ही सक्सेस दिलाएगा। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को
भरोसा होना चाहिए, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। और जो भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज करेंगे अगर, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका अपना कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर होता है, जी। जो भी पढ़ाया गया है उससे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में खुद स्टिक करना चाहिए कि किसी टॉपिक को अगर एक जगह से पढ़ लिया तो फिर टीचर को क्रिटिसाइज करना और ये कंपैरिजन करना कि ये बेटर पढ़ाते हैं वो बेटर पढ़ाते हैं, वो सब में नहीं पढ़ना चाहिए। अपना गोल सोच के बस उस टॉपिक को उसी हिसाब से रिवाइज करते रहना चाहिए, उसी से हो जाता है। जी मैम। मैम इस जर्नी में देखिए बहुत सारे लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं हमेशा जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनके बारे में मैं बात करता हूँ उनमें, और उनसे भी बात करता हूँ। अगर नहीं भी सिलेक्शन किसी कारण हो पाया है तो जो मेरी मदद होती है मैं हेल्प करता हूँ, समझाता हूँ, कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं सच है कि अगर वैकेंसीज आती हैं तो कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे। अब उसमें कौन से लकी कैंडिडेट्स हैं, कौन से नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा टिपिकल फेज हो जाता है। लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं, लगता है कि नहीं यार अब बस यही है, ये नहीं हुआ तो फिर कई लोगों की एज भी निकल जाती है। तो मैम मेरा ऐसा मानना है कि एक एग्जाम से जो आपकी पूरी जिंदगी नहीं डिसाइड हो रही है, यस वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं या और भी मौके आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं मैम जो 3-4 साल से बैक टू बैक प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नंबरों से स्टक हो जा रहे हैं, कहीं पर कभी निगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, तो वो थोड़ा सा स्टक हो गए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या करें मैम, आगे की राह कैसी हो उनके लिए, वो थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए मैम। सर ये फेलियर तो हर किसी ने देखा होता है लाइफ जी में, मैम। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए फेल होते ही हैं। जी पर जी। एक चीज मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, और जी कुछ भी कर लें आप लाइफ में, वो कुछ अच्छा कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है, पर पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फ्रेंड है, बुक एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। बिल्कुल, कुछ ना उससे कुछ बेस्ट कभी आपको दिख जाएगा। गलत नहीं होता हो सकता आपके लाइफ जी में जी जी। जी मैम। तो जैसे अगर कोई बहुत दिनों से लगे हुए हैं, अब जैसे मेरा ही एग्जांपल आप लें सर। जी जी मैम। मैंने 2015 में यहाँ सीसीएल ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मेरी फार्मासिस्ट की जॉब लगी थी। जी मैम। उसके बाद से हमेशा ही ड्रग इंस्पेक्टर का एक दो और एग्जाम दिया था मैंने, झारखंड ड्रग इंस्पेक्टर दिया था और एक राजस्थान का दिया था, पर उसमें नहीं हो पाया था मेरा। जी मैम। उसके बाद से करीब 8 साल की जर्नी रही है हमारी। जी जी उस पूरे पीरियड में मैं हमेशा ही बस यही सोचती थी कि अपना काम है पढ़ना, हम तो भाई पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ और कर नहीं जी सकते। मैम। तो जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, और बाकी जो होना होगा उसको एक्सेप्ट करना है। लाइफ तो एक ही मिली है। बिल्कुल मैं मैम। हमेशा ही सोचती हूँ कि लाइफ तो एक ही है, उसमें उसी में सब कुछ करना है। तो अगर जो हमने सोचा है वो नहीं भी मिला है अभी तक, तो जो है एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए, जो है बिल्कुल मैम। उसके बिल्कुल। लिए हमेशा एक ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। उसके लिए ये करते रहे तो आगे चल के, अब मेरा तो जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि अब जाके इतने सालों के बाद ऐसे वैकेंसी आएगी और उसमें जी हो जाएगा सिलेक्शन। जी जी मैम। तो जब मेरा हो सकता है सर, तो लगे रहने से किसी का भी हो सकता है लाइफ में। भगवान के प्लान्स के ऊपर और किसी का कोई प्लान हमारा नहीं चलता नहीं है। चलता है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव होके अपना काम पे लगे लगे रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर होता है। मैम जैसा कि आपने बताया कि 18 वाला राजस्थान आपने दिया, फिर झारखंड वाला दिया, तो ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फार्मासिस्ट का भी एग्जाम दे रहे हैं, जीपैट का भी दे रहे हैं, डीआई का भी दे रहे हैं, लेकिन वो बैक टू बैक फेल्योर उनके हाथ लग रहा है, 3 4 5 ऐसे लग रहा है। तो बच्चे परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर फिर मेरे पास भी कभी कभी फोन करते सर क्या करें। तो मेरा सुझाव रहता है कि आपकी जो जर्नी रही उसको थोड़ा सा आप सेल्फ एनालिसिस करिए, कहाँ पर गलती रही उसको सुधारिए थोड़ा सा। अगर आप बिना गलती सुधारे बैक टू बैक लगे रहेंगे तो सेम गलती करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से तो मैं इनपुट देता हाँ हूँ, लेकिन आपके शायद कुछ एक्सपीरियंस रहे हो अपने, जो भी जर्नी रही है मैम थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, तो उससे क्या लोगों को सीखना चाहिए, कैसे मतलब अगर कहीं पर हम स्टक हो गए हैं तो उससे कैसे ओवरकम करें हम लोग, आ, तो कि अगर फाइनली स्टक हो सेलेक्ट हो गए जाए तो हम लोग। वही जो आपने बोला, जी आपने जो बोला वही वही एक मंत्र है और कुछ जी नहीं है। कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपसे गलती कहीं पे हो रही है, जी और जी कहाँ पे हो रही है उसको तो सुधारना होगा। वरना अगर बिना सुधारे सिर्फ एक ही काम करते रहेंगे तो जैसे अब हो सकता है कि कई लोग ऐसा होते हैं कि किसी टॉपिक के पीछे उसी पे पीएचडी करने लग जाते हैं। कई लोगों का कि ये आदत होती है, तो उसको एनालाइज करना होगा और उसको समझना होगा कि हमसे यहाँ पे गलती हो रही है। क्योंकि हमारा सिलेबस तो डिफाइंड है, हर एग्जाम जी का सिलेबस तो डिफाइंड होता है। जी उससे बाहर या टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जी मतलब
5% क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, कि आपके मतलब दिमाग से एकदम उड़ जाएगा। वरना बाकी सारे क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होते हैं मोस्टली एग्जाम्स में सर। तो इसीलिए अगर हम लोग मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए पढ़े हमेशा ही, ये ना सोचें कि हर टॉपिक में मुझे बिल्कुल डॉक्टरी हासिल होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी मतलब राह चलते किसी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया उसका जवाब उसका जवाब आना भी। ही चाहिए, नहीं आया तो हाँ हम हाँ तो बेवकूफ हैं। ये हाँ जी सोचना मैम, वो तो गलत है। कुछ लोगों का मैंने देखा है उस रीजन से भी, कई कुछ लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। जी वैसा नहीं होता है। एक बैलेंस अप्रोच आपको रखना होता है। जैसे बीपीएससी वाला ही एग्जाम था सर, 8 पेपर्स थे। अब 8 पेपर्स में आपको मिनिमम कट ऑफ भी क्रॉस करना था। जी जी कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका काफी मार्क्स आ रहा है जी रिटर्न में, पर जी किसी 2 सब्जेक्ट में उनका मिनिमम कट ऑफ ही क्रॉस नहीं हुआ। जी तो ऐसे मास्टरी का क्या फायदा किसी एक सब्जेक्ट में। जी जी मैम, आपको हर चीज का एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, मीडियम लेवल पे आपकी नॉलेज लेवल होनी चाहिए, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है सर। जी जी मैम जी। मैम कुछ एक टाइम मैनेजमेंट का ना बड़ा एक इशू रहता है कि कुछ इसमें दो तरीके के लोग हैं, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म से जितने जुड़े हुए हैं, तो उसमें जॉब वाले लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं, बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं था और मेंटरशिप भी बहुत बढ़िया नहीं मिल पाई थी। लेकिन जो हमारे टाइम पे गलतियां हुई हैं वो हम नहीं चाहते कि फ्यूचर जनरेशन गलती करे। तो हम लोग एज ए मेंटर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करते हैं उसमें। लेकिन बहुत सारे बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, वो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें, एक मैम ये सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे पास रहता है। दूसरा ये रहता है कि अगर हम जॉब में हैं तो जॉब के साथ रह के तैयारी कर पाना वो बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि भाई जॉब वालों के पास टाइम मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, आप उसको अच्छे से यूज करिए। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें जर्नी आराम से हो जाती हैं। तो मैम दो सवाल है इसमें, एक एस्पेक्ट ये है कि जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो कैसे मैनेज करें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो जॉब में है और वो कैसे समय निकाल के जो है अपनी फाइनल जो ड्रीम है उसको अचीव कर पाएं। इस पे थोड़ा सा मैम कुछ आप सुझाव देना सर चाहें। ठीक। जी सर, सर इसके लिए मैं एक बात बताना चाह रही थी जी मैम। कि इस टाइप की सोच मेरे मुझे भी थी। जी 2-3 साल पहले तक मैं जॉब जी करते हुए मैं पढ़ तो रही थी, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ जी कि मैम। पर अप्रोच मेरा ये होता था कि जॉब के साथ पढ़ रहे हैं यार, होगा नहीं होगा छोड़ो ना, जॉब के साथ पढ़ रहे हैं यही बड़ी बात है। जी पर मैम। फिर मेरी शादी हुई सर। जी मेरे हस्बैंड एक तरह से हस्बैंड मेंटोर जो कह लीजिए, सब कुछ है जी मैम। अभी तो मेरे लिए। जी तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि जब आप पढ़ रहे हो तो हमेशा नेगेटिव अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचो कि आप बिल्कुल कर सकते हो। ये तो सोच के ही करना पड़ेगा। जॉब जी कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ आप पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, जॉब जॉब भी तो कर ही रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं। जी। हमारी एक अप्रोच ये होती है हाँ कि हाँ। क्या करें, जॉब भी कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं। जी मैम। पर ये चीज नहीं। तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि पढ़ाई कर रही हो तो उसको एंजॉय करो, जी एंजॉय करोगी तो उसका फ्रूटफुल होगा। वो एंजॉयमेंट, पढ़ाई को जो भी कर रही हो, जो कुछ भी कर रही हो उसमें थक रही हो भले, लेकिन उसको एंजॉय करके करो तो तुम्हें थकान नहीं होगी। फिर एक फॉर्मूला मुझे उन्होंने दिया कि सुबह 4 बजे उठो। जी 4 बजे से लेके 8 बजे तक का जो 4 घंटा है वो सिर्फ तुम्हारा है। 4 से 8 का जो 4 घंटा है उसमें मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उतने बजे 8 बजे तक तो लोग आजकल सो के उठते हैं सर। हाँ जब हाँ तक लोग सो के उठते थे तब तक हाँ हाँ। मेरा एक दिन का पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाता था। जी तो मैम चार बिल्कुल। बजे से मैंने उठना शुरू किया। ये जो आपने जैसे बोला कि कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग दोनों के लिए करीब करीब सेम बात है सर। जी मैम क्योंकि दोनों को ही अपने दिन का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो चला जाता है बच्चों बिल्कुल। का क्लासेस करने में, और जो जॉब कर रहे हैं उनका जॉब में। पर जी उसके बाद का जो समय है, जो जिस समय में आप ड्यूटी कर रहे हो उसके बाद का जो समय वो सिर्फ आपका है। वो आपको डिसाइड करना है कि आप पार्टी में जाते हो करने के लिए या फिर आप बैठ के एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते हो। जी जी अगर हम पढ़ाई को ही एंजॉय करने लगेंगे तो पार्टी की जरूरत ही नहीं होती है उसके बाद। जी मैम। और उसके बाद एक और चीज मैंने ये की थी सर, कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 4 घंटे जैसे देखते हो, आपको लगता है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, पूरी तरह से पढ़ रहे हो, पर एक्चुअली वो फ्रूटफुल नहीं होता है। जी मैम। तो शेड्यूल बनाया था, एक एक घंटे का शेड्यूल बनाया था।
स्लॉट में हर टाइम टेबल घंटे कर लिया। सब्जेक्ट चेंज होते थे। हाँ जी। हर घंटे सब्जेक्ट चेंज होता था। चाहे मुझे कुछ भी पढ़ना हो, उसमें ऑनलाइन क्लासेस करनी हो या फिर अपना नोट्स रिवाइज करना हो, जो भी हो, पर सब्जेक्ट जरूर चेंज होता था 1 घंटे, हर 1 घंटे पे। तो सुबह 4 से 8 का जो टाइम था सर, वो तो एकदम फिक्स था, वो मैं पढ़ती ही पढ़ती थी। जी मैम। तो 4 से 8 वाले में 4 सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो जाते थे। और उसके बाद आफ्टर 5 o'clock फिर शाम में मैं 4 घंटे निकालती थी किसी तरह से। तो वो 4 घंटों में मतलब 8 सब्जेक्ट वैसे ही हो जाता था। तो वैसे करने से क्या होता है, इंटरेस्ट भी बना रहता है और ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प होता है। क्योंकि 1 घंटे के बाद जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तो दिमाग कहीं ना कहीं बोर हो चुका रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद आप पढ़ तो रहे हो, लोगों को दिख रहा है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपका दिमाग उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होता है। कहने का मतलब हमें दिन में मैम एक टाइम स्लॉट करना पड़ेगा जो प्रोडक्टिव हो, मिलकर जिसमें आप बहुत अच्छे से काम कर सको अपना, एफिशिएंट हो काफी। और बिल्कुल और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ पढ़ना है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहानेबाजी, ये सब बहानेबाजियां होती हैं सर, कि हम हम्म। जॉब कर रहे हैं, और ये हम्म। सब सिर्फ बहानेबाजियां होती हैं। हम्म। और उसमें भी हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी जो फोकस करेंगे तो थोड़ा सा बोरियत कम होगा। एक ही सब्जेक्ट हम बैक टू बैक अगर लॉन्ग आवर्स के लिए हाँ। करेंगे तो वो उसके बजाय जो है हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में जो एक एक दो दो घंटे का स्लॉट बना ले डिफरेंट सब्जेक्ट का, वो थोड़ा सा बेटर होगा। मैम एक बड़ी हाँ अच्छी जी। बात आपने बताई कि फैमिली सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा आपके साथ, जो है हस्बैंड का भी रहा और फैमिली का भी रहा है। मैम बहुत वैसे तो हाँ ऑलमोस्ट जी। सारी फैमिली जो होती कोऑपरेटिव होती, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, खास करके शादी के बाद, कि नहीं शादी के बाद घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, हस्बैंड सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। देखिए मैम ओपन बात कर रहा हूँ इसमें मैं, क्योंकि एक चैलेंज रहता है, लेकिन ज़्यादातर फैमिली सपोर्ट करती हैं। तो मैम उसमें फैमिली का कितना बड़ा रोल रहता है सपोर्ट का? अगर फैमिली का अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसमें कितना ज़्यादा सपोर्ट है फैमिली का? क्या बिना सपोर्ट के हम चीज़ें कर पाएंगे, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है एक मोरल सपोर्ट उनका? तो सपोर्ट तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता जी है, जी स्पेशली लड़कियों के लिए। जी जी लड़कियों को क्योंकि बचपन से ये कंडीशनिंग ही हमारी की जाती है जी। कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही हमें काम कर लेना है जो करना है। क्योंकि हाँ। उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपको डिपेंड करेगा कि सामने वाली फैमिली कैसे मिलती है। जी जी तो इसीलिए फैमिली सपोर्ट तो स्टार्टिंग से ही बहुत जरूरी होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जी और मैम। उससे क्या होता है कि अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव है तो बहुत सारे ऑड्स से आप खुद को निकाल पाते हैं, आपको उतना खुद स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ता है। जैसे कभी आप अगर डिप्रेस फील कर रहे हो या इस टाइप का आपका लो फेज चल रहा है, तो जी उस टाइम में आपको उस लो फेज से निकालने वाली फैमिली ही होती है। तो इसीलिए फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ही जरूरी होता है। पर जिन जी लोगों को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को इसको एक चैलेंज की तरह वो लोग ले सकते हैं, कि एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि आप अगर बोल रहे हो कि नहीं कर सकते या फिर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो हम करके दिखाएंगे। जी जी बिल्कुल। मुझे तो ऐसा ही लगता है सर कि ऐसे सोच के करते रहना चाहिए। जी मैम। मैम वैसे तो मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी लंबी लिस्ट है, हाँ, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है मैम। तो हम लोग जो है एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम। उसमें ये रहता है कि जो फ्रेशर आने वाली हमारी जनरेशन है, वो ऐसा क्या अप्रोच करें, मतलब जो हमने अपने टाइम गलतियां की हैं, मैं अपना साझा करता हूँ, मैं अपने फेल्योर्स भी साझा करता हूँ उनसे कि हाँ यहाँ पर मेरे से ये प्रॉब्लम हुई, आप सभी ना करें। तो आपको क्या लगता है मैम कि जो कहीं पर कुछ आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ें आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो अच्छी हैं, जो यूनिकनेस है, वो आप साझा करना चाहें मैम, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सर अपने तरफ से अगर कहें कुछ बोलने को, तो मैं अपने तरफ से सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि जी आपको लाइफ सिर्फ एक ही मिली है, जी इसी में आपको सब कुछ करना है। तो आप हमेशा ये सोचो कि ये इसी जिंदगी में कर लेना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मतलब के पॉजिटिव चीज के बारे में सोचना है या फिर नेगेटिव चीजों के बारे में सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद करना है। जी मैम। और कभी भी पढ़ाई पढ़ाई ऐसी चीज है कि जो कभी भी आपको निराश नहीं करेगी, कुछ ना बिल्कुल कुछ मैम, दे के ही व्यर्थ नहीं जाती जाती, है। कुछ ना कुछ आपको तो जिंदगी में दे के ही जाएगी वो। मिलता ही है, तो इसीलिए हमेशा इसको पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ते रहिए। जी और अगर कभी खराब समय आ रहा है तो बस एक ही चीज सोचिए कि ये समय है, चला जाएगा। बिल्कुल मैम। और अगर चला गया, जब एक बार चला गया तो फिर अच्छा समय भी आता ही है। और बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पूरी लाइफ इस चीज की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बिल्कुल मैम। डेफिनेटली मैम आपसे इंटरेक्शन जो काफ़ी फ्रूटफुल रहा है अभी तक, जो मैं समझ पाया हूँ मैम, और काफ़ी लोगों का डाउट जो है क्लियर भी होगा, और जो लोग डीमोटिवेट हो रहे थे थोड़ा सा, वो भी अपने आप को संभाल पाएंगे। डेफिनेटली निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास और भी मौके आएंगे और भी सारी चीज़ आएंगे मैम।
थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, आपने अपना वैल्यूबल समय हमें दिया, और डेफिनेटली जो आपके इनपुट्स हैं वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू वंस अगेन मैम, अपना समय देने के लिए। थैंक ऑल द बेस्ट मैम। थैंक थैंक यू सर। जी।